चलिए आज हम लोग गणित का 11वां दिन देख रहे हैं और आपको बताए थे कि आज का जो क्लास है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आधारित है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये तीसरा मॉडल चल रहा है, कोई याद दिला दें दोबारा। ये तीसरा मॉडल है और तीसरा मॉडल का ही लास्ट क्लास आज है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग 6 गो जो है दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 अंक में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है उस सारे प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सब लगता है इसमें से जो प्रश्न अभी हम बताएंगे 6 प्रश्न, इसमें से 2 तो 3 प्रश्न एकदम कन्फर्म पूछा जाता है। जैसे एक तो ये आयतन से रिलेटेड है, मतलब मेंसुरेशन से रिलेटेड है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। ये भी बहुत इजी सवाल है, हालांकि पढ़ने में अजीब लगता है। मतलब निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। सब 5-5 नंबर के होता है। 20 नंबर के पता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न को छांट करके बनाना है। 8 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जिसमें से जो 4 को इजी लगे उस प्रश्नों के क्या कर लीजिए, बना लीजिए आप लोग। तो हम आपको 6 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, 8 के 8 प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न इसमें हम बताएंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको उसी के दिशा निर्देश आधार पे हल करेंगे। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है। व्यास 3 मीटर का क्या एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 3 मीटर व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक क्या किया जाता है, खोदा जाता है। मान लेते हैं कि इस टाइप का एक कुआं है जो खोदा गया कहां तक, 14 मीटर तक के खोदा गया है। तो चलिए इस कुआं को हम, कुआं तो इसी टाइप का खोदा जाएगा बाबू। चलिए ये कुआं है और इस कुआं की व्यास दे दिया आपको। क्या दे दिया आपको, व्यास और ऊंचाई दे दिया। इस कुआं का व्यास दिया और क्या दिया, ऊंचाई दिया। तो बोलेंगे सर व्यास कितना दिया गया है, तो 3 मीटर दिया गया। व्यास कितना मीटर, 3 मीटर। तो यहां लिखेंगे कि सर यहाँ पे हमको तो व्यास दिया गया है, कुआं का व्यास। हम यहाँ इंडिकेट करने के लिए सीधा व्यास ही लिख देते हैं कि व्यास हमको 3 मीटर दिया गया है। प्लस कुआं का जो ऊंचाई है बाबू, कुआं का ऊंचाई कितना दिया गया है, हाँ 14 मीटर। कुआं का ऊंचाई कितना मीटर है, 14 मीटर है। ये कुआं खोदा गया है। ये कुआं का आकृति पता है क्या हो गया, बेलन का आकृति हो गया बाबू। किसकी आकृति हो गया, बढ़िया से आप देखेंगे तो ये बेलन की आकृति है। किसकी आकृति है, ये बेलन की आकृति है। बढ़िया से देखो किसकी आकृति बन गया, बेलन की आकृति बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां से क्वेश्चन यहां तक पढ़े और चित्र बना दिए, समझ में आया आप लोग को। अगला पढ़ते हैं। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, इससे जो मिट्टी निकला, ठीक है, इससे जो मिट्टी कुएं के चारों ओर क्या कर दिए, चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वृत्ताकार वलय बनाते हुए क्या कर दिए, फैला दिए। 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए क्या किए, हम फैला दिए। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना लिया गया। समान रूप से फैलाकर क्या किया गया, 1 मीटर बांध बना, एक बांध बना लिया गया। क्या किया गया, एक, हाँ एक प्रकार के बांध बना लिया गया। तो आप देखिए, यह हम मान लेते हैं, सपोज आपको समझने के लिए एक छोटा सा हम तरीका आपको समझा देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा क्या था, जमीन था और इसके नीचे हम लोग कुआं खोदे थे। ठीक है, ये क्या है बाबू, आपका जमीन है और इस जमीन के नीचे आप क्या किए थे, कुआं खोदे थे। बात आ रहा समझ में ना। इसके नीचे आप क्या किए, कुआं खोदे हैं
और ये मिट्टी को यहीं पे क्या किए आप, फैला दिए हैं, यहीं पे क्या किए। तो जब आप फैलाओगे इस मिट्टी के बाबू, तो सिंपल सी बात है कि आप इस टाइप से, एक मिनट, आप इस टाइप से यहां पे फैला देंगे मिट्टी को। यहां पे आप मिट्टी को फैलाएंगे ना, तो मिट्टी को फैलाएंगे तो अब इसको बता रहा है कि 4 मीटर चौड़ी फैलाएं आप मिट्टी को। कहां से, कुआं से। अब देखिए रंग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुआं से जो मिट्टी यहां फैला हुआ है यहां तक की, कितना मीटर है ये तो 4 मीटर हो गया, 4 मीटर फैला हुआ। लेकिन इस जो गोलाकार आप फैलाएं, इसका केंद्र तो यहां न था, केंद्र तो यहां था, सेंटर यहां था। तो अब यहां से यहां का त्रिज्या हमको पहले से पता था, कितना था, 3 मीटर नहीं, 3 का आधा मतलब 1.5 मीटर। हाँ देखो, आपको समझने के लिए कलर को तुमको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ये 1.5 मीटर है, ये कितना है, 1.5 मीटर है, आया समझ में। और यहां से हम मिट्टी कुआं से कितना फैलाएं, 4 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है ना कि जो आप मिट्टी फैलाए ना उसकी चौड़ाई, जो मिट्टी फैलाए उसकी क्या आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई, है ना, बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये किताबी भाषा आपको कुछ अभी नहीं समझ में आया, आप एक जेमिनी सी भाषा समझिए। जैसे यदि कोई सा है बोतल टाइप का बना हुआ, चलिए यह है ना बेलन बन जाएगा इससे। ये मान लेते हैं कि हम इससे कुआं बना दिए, पेपर है हमारे पास, इससे क्या बना दिए, कुआं, हार्ड पेपर होना चाहिए। चलिए ये बन गया कुआं, बेलन का रूप ले लिया, ये कुआं बन गया ना। इसकी व्यास कितना दिया, 3 मीटर। अब व्यास दिया तो हम बोलेंगे ना कि कुआं का त्रिज्या कितना होगा। तो क्या हम कुआं का त्रिज्या यहाँ पे मान लें, यहाँ पे लिखें कि सर कुआं का त्रिज्या, हम देखिए बनाएंगे और उससे सबको सिखाएंगे, उसे सीखते जाना, ठीक है। बड़ा देखने में बड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, बहुत इजी है। कुआं का त्रिज्या, कुआं का त्रिज्या, तो कुआं का तो त्रिज्या दिया नहीं, तो दिया हमको व्यास 3 मीटर। तो हम व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला पता है ना, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है, 3 मीटर बटा में 2, भागा देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो इसकी हो गया। और इसकी ऊंचाई कितना है, कुआं का ऊंचाई पता है, हाँ, कुआं का ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और ये कितना है, 14 मीटर। अब यहां से आप पूरा मट्टी निकाले कुआं से खद करके, यहां तक तो हमारा जमीन होगा, इधर चारों तरफ जमीन होगा, तब ने खदे इसको जी। अब खोद करके अब मिट्टी निकाले, अब यहीं पे फैला दिए ऐसे ही चारों तरफ, चारों तरफ क्या किए, फैला दिए। तो ये जो मिट्टी निकला यही ना पूरा फैला, और कितना में फैला, 4 मीटर चारों तरफ से बलाय बना करके। इसमें मिट्टी खाली रहेगा बीचों में ऊपर तक की, ठीक है। तो यहां एक बांध के जैसा नहीं बन जाएगा, बांध जैसा बनेगा ना, इसमें से कुआं से मिट्टी निकालिएगा और मिट्टी के चारों तरफ फैलाइएगा, तो एक बांध के जैसा बनेगा ना। कैसा बांध के जैसा बनेगा, आप लोग देखिए इस टाइप से, ये बीचों में गड्ढा रहेगा, ये चारों तरफ क्या रहेगा, घूमने की राउंड रहेगा। जैसे कुआं का बांधते देखें ईटा से जैसे बनाता है, हाँ तो वही बांधते हैं ना, जिसको ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, जो बांध रहा है उसकी क्या पूछ रहा है हमसे, ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसी का ऊंचाई नहीं पता है, जबकि बांध का त्रिज्या पता है, बांध का त्रिज्या। अब हम बोलेंगे सर बांध का त्रिज्या हमको कहां पता है, चलिए आपको बताते हैं कहां आपको पता है बांध की त्रिज्या। थोड़ा सा इसको छोटा करें क्योंकि आज जो है इसके लिए पेज ज्यादा चाहिए। चलिए हम यहां देखते हैं बांध का त्रिज्या। अब बताएंगे बाबू कि सर बांध का त्रिज्या कैसे होगा, तो हम बोलेंगे ना कि यहां से यहां देखिए 3 मीटर 1.5 मीटर है, और आप फैला रहे हैं कुआं से कितना दूर तक, 4 मीटर तक। तो बताइए पूरा जो बांध बनेगा उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर उसकी त्रिज्या 1.5 मीटर। तो ये वाला हो जाएगा जो ग्रीन वाला है छोटा वाला, और यहां से जो बांध हम फैलाएं ये वाला कितना है, 4 मीटर। दोनों के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर आपको बांध का त्रिज्या पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 5.5 मीटर। और आपको निकालना क्या है, बांध की ऊंचाई, बांध की। तो यहां बोलेंगे कि सर हमको तो निकालना है बांध की ऊंचाई, तो लिखिएगा कि बांध की ऊंचाई, बांध की
ऊंचाई बराबर h1, क्योंकि h तो इसको मान चुके हैं तो इसी को h थोड़ा ना फिर मानेंगे, इसको क्या माननी है h1, बांध की ऊंचाई को। अब एक चीज बड़ा कॉमन है कि आप जो मिट्टी ये कुआं से निकाले उसी को ना फैलाएं, तो जो ये कुआं का आयतन है वो बांध का भी आयतन होगा, वही ना मिट्टी फैलाएं चारों तरफ। तो इसका मतलब हो गया कि सर इसलिए कुआं का आयतन, हाँ यार एक मिनट लिखते हैं, कुआं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन, बांध का आयतन। तो कुआं का आयतन, कुआं क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अरे बेलन क्या, कुआं किस आकृति का है, बेलन का आकृति का नहीं, तो हम बेलन का फॉर्मूला लगा दिए पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। अब बोलेंगे सर बांध का आयतन तो ये तो भी बेलने के जैसा, लेकिन नहीं, बेलन है लेकिन वलयाकार है, वलयाकार मतलब बीच में खाली है तो बेलन के जैसा। मिट्टी फैलाएं तो त्रिज्या बन गया, ऊंचाई बन गया तो बेलन के जैसा, लेकिन बीच में खाली ना है, तो बेलन का वलय का क्षेत्रफल अति, बेलन का वलय वाला आयतन लगाना फॉर्मूला, तो क्या होता है उसका पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यह फार्मूला होता है, वलय का है। ठीक है, जो मट्टी फैलाएं तो बोलेंगे सर इसको क्या, ये तो बेलन था तो कहां लिख दिए पाई आर स्क्वायर एच, हम पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते थे। देखिए हम बोले सर ये तो पाई आर बड़ा आर न हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। हम क्या किए कि इतना दूर जो कुआं के मिट्टी फैलाएं वो तो भी कुआं का जगह ले ही ले ऊपर तक, तो उतना घटाना ना होता है, वही फार्मूला ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, वलय का फार्मूला, वलय का फार्मूला समझते क्या होता है, रिंग का फार्मूला, रिंग का जैसा, क्योंकि बीच में तो खाली है तो उसको हम आयतन का पूरा बेलन का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो क्या फार्मूला लगाएं, पाई का मान पाई रहने दीजिए। यहां तक समझ में आ गया, समझो बन गया। अब यहां तक समझ में आया आप लोग क्या लिखे हैं हम, यहां तक चित्र समझ में आ गया। पहले दूसरा नंबर पर आप ये जो लिखे जो समझ में आ गया। तीसरा नंबर पर आपको पता है कि कुआं का आयतन और बांध का आयतन बराबर होगा, क्योंकि कुआं के खोद के ही मट्टी चारों तरफ फैलाए हैं। अब समझिए, बोलेंगे सर पाई का मान पाई रहने दीजिए, और ये कुआं का आर हमको पता है कितना है, 1.5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, और एच का मान भी हमको पता है कितना 14 है, क्या है 14। अब फिर इधर पाई का मान पाई, अब बड़ा आर किसको बोलते हैं, बांध के त्रिज्या को बड़ा आर, तो कितना है 5.5 मीटर का स्क्वायर, और माइनस छोटा आर। या इसको देखो और फार्मूला में चेंज कर देते, तुम लोग को लगे कि बहुत हार्ड है इसको स्क्वायर करने के लिए, तो देखिए पाई इसका फार्मूला लिखेगा ने, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एच। अब मान रख दीजिएगा पाई 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, गुने ऐसे लिखेंगे ना 1.5 मीटर बाबू, और गुने में 14 बराबर पाई। आर का मान कितना है, बड़ा आर का मान 5.5 मीटर, और प्लस छोटा आर का मान कितना, अरे 1.5 मीटर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, जगह नहीं है इसलिए मजबूरन हमको इधर से करना पड़ जाएगा इसको। ठीक है, इसको इधर घसका देते हैं। अब देखिए फिर बड़ा आर है, तो बड़ा आर का मान 5.5 मीटर, छोटा आर का मान 1.5 मीटर, और गुने एच का मान, कहां है एच का मान 14, अरे एच कहां है, बांध का आयतन, तो बांध ऊंचाई आपको कहां पता है, वही तो निकालना है आपको। बांध का ऊंचाई नहीं पता है आपको, बांध की ऊंचाई देखिए क्या माने है, आए बात समझ में नहीं। अब देखिए पाई और 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए 2.25, कितना होगा 2.25 मीटर स्क्वायर, और गुने यहां पे 14 मीटर ना होगा जी, तो 14 मीटर, अब बराबर पाई, ये दोनों के जोड़िएगा तो कितना आएगा
7 मीटर, कितना आएगा 7 मीटर, और गुने के चाहिए यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा 4 मीटर, और फिर गुने में h1। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई पहले आप काट सकते हैं, 2.25 मीटर स्क्वायर गुने 14 मीटर, अब बट्टा में लेके चलाइए, कितना हो जाएगा 7 चौको 28 मीटर स्क्वायर, अब बराबर में h1। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे 14 दूनी 28, तो कितना बचा 2.25 मीटर बटा में 2 बराबर h1। अब 2 से भागा दे दीजिए, कितना मरतबा लगेगा पता है, चलिए हम बगल में भाग दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर मिटा देंगे। 2 से भागा देंगे 2.25 में, तो 1 से लगाएंगे तो 2 कट गया, यहाँ उतरा ऊपर से 2.1 से लगाएंगे तो 2 कट गया, ऊपर से उतरा 5, फिर कितना से 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 आया 0, 5 दूनी 10, कितना आया 1.125 मीटर बराबर h1। ये किसका h1 निकल करके आया बाबू, किसका, बांध की, तो क्या लिख दोगे आप नीचे, उसका नीचे हमको ये समझाओ। हाँ, कि अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है। बात आ गई समझ में, किसी को दिक्कत, एकदम आराम आराम से बनाइएगा प्रश्न को तब ने, क्योंकि 5 अंक पे आधारित प्रश्न है, इसलिए सोच सोच समझ के बनाना है आपको। चलिए अगला सवाल, अब हटाते हैं इसको। ग्राफ विधि से हल करना है। अब ग्राफ विधि से हल भी करना है तो ये भी बेहद इजी सवाल हो गया, ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है, ये ग्राफ विधि को आना ही आना है। अब क्या कर रहा है कि ग्राफ विधि में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, फर्स्ट को हल करने पर, और तुरंत इसके बगल में क्या बनाते हैं सारणी, किसके लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए। सारणी के लिए चाहिए हमको कितना कॉलम, बोलिए, जरूरी नहीं कि 3 कॉलम चाहिए, आप 4 कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है, और हम यहां पे 4 कॉलम ही बनाएंगे आज, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए एक कॉलम में लिख दीजिए आप x और दूसरा में y लिख देना है, समझ गए। अब देखिए, अब हल कीजिए, यहां पे समीकरण ऊपर से उतारिए, फर्स्ट वाला 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट में x बराबर हम रख देते हैं 0, x के जगह पर क्या रख देते हैं 0। देखिए x बराबर यहां लिख दीजिए डायरेक्ट 0 रखने पर, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 2 और 0 में गुना किए तो 0 प्लस y माइनस बराबर में 0 में y जोड़ेंगे तो y ही हो जाएगा, और बराबर की साइड ले जाएंगे 6 को तो क्या हो जाएगा प्लस 6। तो x का मान जब हम समीकरण में फर्स्ट में 0 रखे तो y का मान क्या निकल कर आया 6 आ गया। अब हम चलते हैं बाबू, हम x का मान क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1। यहां लिखेंगे कि सर x बराबर 1 रखने पर, अब हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है 2 गुने 1 प्लस y माइनस 6 बराबर 2 और 1 में गुना किए तो 2 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। हम अंक को उधर भेज देते हैं तो ये 6 प्लस में हो जाएगा, 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना आ गया y बराबर 4 आ गया। अभी हम और मान रखेंगे 1, ऐसा नहीं 2 को भी रखेंगे तो बन जाएगा, 3 को रखेंगे तो गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 3 मान रखने से गलती होने के चांसेस बहुत कम जाता है, क्योंकि नए भी जिसको काटेगा वो भी काट लेगा आसानी से। x के जगह पर अब क्या रखें हम, बोलिए 3 रख देते हैं x की जगह पर, यहां लिखेंगे ना कि सर x बराबर 3 रखने पर। अब बताइए 2 गुने 3 प्लस y माइनस बराबर में 3 दूनी
6 प्लस वाई बराबर माइनस 6 बराबर 0। ये तो 6 से 6 ऐसे ही कट गया इधर ही, तो वाई का मान क्या बचा, 0 बच गया। अब हम समीकरण जब फर्स्ट के हल कर लिए तो बगल में नहीं लिखना, आपको नीचे बनाना है समीकरण, हाँ समीकरण सेकंड को हल करने पर, और यहीं पे तुरंत बगल में क्या बनाना है, एक सारणी बना देनी है। तो यहां पे समीकरण हम सारणी जो बना रहे हैं किसके लिए, समीकरण सेकंड के लिए बना रहे। समीकरण सेकंड उतारी ऊपर से, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम x के जगह पर क्या रख दे, 0 रख देते हैं पहले, क्या रख दे 0। तो यहां लिखेंगे कि सर x बराबर, हाँ 0 रखने पर, तो 4 गुने 0 माइनस 2y, अब बराबर की साइड भेज देते हैं अब यही इसको हम, तो हो गया 4। ये देखिए गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y बराबर 4, 0 में माइनस 2y जोड़ें तो माइनस 2y ही हो जाएगा, बराबर में 4। y का मान निकालेगा तो 4 बटा में माइनस 2 कट गया तो माइनस 2 आ जाएगा। जब x का मान हम 0 रखे तो y का मान क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या अब रखें, एक रख के चेक करते हैं, एक रख के चेक करें ना, चलिए तो एक रख के चेक करते हैं। x बराबर 1 रखने पर, तो बताओ बाबू समीकरण तो हमारा यहां है, तो 4 गुने 1 माइनस 2y, अब बराबर की साइड यहीं पे भेज देते तो क्या हो गया, 4 हो गया। 1 और 4 में गुना किए तो 4 माइनस 2y बराबर 4, उधर चल जाएगा तो माइनस 2y बराबर 4 चल गया तो माइनस 4, 4 से 4 कट गया तो माइनस 2y बराबर कितना, 0। अब y को हम 0 बटा माइनस 2 से भाग देंगे तो 0 ही आना है। ठीक है, एक और मान लेना है हमको, क्या लेना है, x बराबर क्या माने हम बोलिए, 4 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, जिसको जो मानना है मान सकते हैं। 2 मान लिए तो x बराबर 2 रखने पर, तो अब देखिए 4 गुने 2 माइनस 2y, और बराबर की साइड यहीं पे भेज दे 4 उधर, तो प्लस 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2y बराबर 4, उधर चल जाएगा तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 8। अब y का मान निकालिएगा तो ये घटेगा तो माइनस 4, और ये बटा में चल जाएगा माइनस 2, माइनस से माइनस करके 2 से 4 2 मरते तो y का मान 2 आ गया। अब यहां से हमको जाना है ग्राफ पे, कहां जाना है, ग्राफ पे। यहां तो बना लिए हम लोग, अब ग्राफ के कॉपी पे जाइए। तो ये हो गया ग्राफ का कॉपी। अब यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई अक्ष खींचेंगे। ये कौन अक्ष हो गया बोलिए जल्दी, वाई अक्ष। और यहां से जो अभी खींचे कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। अब इसका नामकरण कर देते हैं कि सर ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई अक्ष है और नीचे वाई डैश हो गया। ये हो गया मूल बिंदु। इसका आगे जाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक लिख दिए। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बहुत हो गया यहाँ तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहां से हम क्या करते हैं कि ग्राफ कॉपी पे एक सारणी को हम लाएं। कहां लाएं, ग्राफ कॉपी पर एक सारणी को लेकर के आए और यहां पे x बराबर 0 y बराबर 6। तो कहेंगे कि सर x बराबर 0 कहां है, तो बोलेंगे कि सर x बराबर जो 0 है इसे कहां है, तो बोलेंगे x बराबर जो 0 है वो कहां है, यहां पे है। और y बराबर 6 कहां है, तो यहां पे है। तो पहला बिंदु बन गया, यहां लिखिएगा 0,6 लिख दिए। दूसरा बिंदु है x बराबर 1 y बराबर 4, तो बोलेंगे सर x बराबर 1 और y बराबर 4, तो ये बिंदु को कहलाएंगे 1,4। दूसरा x बराबर 3 y बराबर 0, तो x बराबर 3 और y बराबर 0 यहीं पे हो जाएगा 3,0। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे। स्केल के सहारा लेकर के आपको क्या करना है, मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है। जैसे ये लाइन को हम लिए
और ये तीनों बिंदु से क्या किए हम, तीनों बिंदु से हम मिला रहे हैं। कौन बिंदु से, हाँ देखिए तीनों बिंदु से कट रहा है, तीनों बिंदु की लाइन काट दिया। इस समीकरण का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चलिए छोड़ दीजिए, अभी हम दूसरा बनाते हैं। पहला का बना दिए रेखा, अब इसी प्रकार से दूसरा लाना है। चलिए दूसरा लाइए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है x बराबर 0 y बराबर -2, तो x बराबर 0 और y बराबर -2, यहां पे बिंदु बन गया 0, -2। दूसरा x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0, यहां पे बन गया 1,0, कहां लिख दें बगल में 1,0। फिर क्या बोला, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, यह नहीं टकराएगा। अब क्या करेंगे कि हम एक लाइन सीधा खींच देंगे और मिलाएंगे इसको। देखिए तीनों लाइन को मिलाना चाहेंगे, देखिए तो मिल गया। अब कहां पे टकराया, यही इंपॉर्टेंट है, कहां पे टकरा रहा है बोलिए। तो बोलेंगे कि सर x बराबर लिख देते हैं, y बराबर लिख देते हैं। अब कहां पे टकरा रहा है, तो x के सामने 2 और y के सामने भी 2, इसका मतलब इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर भी 2 होगा। हम x और y का मान ही निकाल रहे हैं। ये ग्राफ विधि से, ये समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग 5 विधि से हल करते हैं, जिसमें x और y को मान हम कितना विधि से निकालते हैं, 5 विधि से। लेकिन अभी आप लोग कौन विधि से x और y का मान निकाल रहे थे, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से x y का मान कितना आया, x का मान 2 और y का मान भी। अब हमको पता है कि सही है कि गलत, इसको चेक कैसे करें। तो यहां लाइए, x का मान 2 रखे तो 2 दूनी 4 और y का मान 2, तो 4 और 2 6 में से 6 गया तो बराबर में 0 है कि नहीं, प्रूव्ड हो गया यहीं पे कि सही बन गया। ठीक है, x और y के जो मान लाइए वो कोई भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण को संतुलित कर दिया, समझना कि सही कटा। और 3 गो से क्या होता है, ग्राफ काटना इजी होता है। समझ में आया बात, 3 गो काहे लेते हैं, क्योंकि ग्राफ काटना इजी होता है। ना तो कभी क्या होगा कि मिलाएंगे ना तो आप ऐसे उसे मिला देंगे 2 गो से, जिससे कारण सही आंसर नहीं आएगा। 3 गो से कभी आंसर नहीं गलत आएगा, 4 गो लिखे तो और गलत कभी आंसर नहीं आएगा आपसे। जैसे यहां क्या होता है कि स्केल हिल भी जाएगा 4 गो में तो भी आपसे कोई दिक्कत नहीं, 2 गो में एकदम मिनिमाइज रखना होता है स्केल के, एकदम बहुत सारे एंगल को ध्यान रखना होता है। लेकिन 3 गो ले लेंगे कॉलम तो कोई ध्यान नहीं, 4 गो लेंगे तो और ध्यान नहीं, अपने आप मिलवे नहीं करे, आप काटिएगा तो 4। अगला सवाल चलते हैं, ग्राफ से खत्म हो गया। नेक्स्ट, और ये काफी इजी सवाल है, इसमें आते हैं। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। पहले तो यहां आप संख्या ही मानना पड़ जाएगा हमको। सर माना कि संख्या पर x और y है। अब चाहे x बड़ा हो सकता है y से, चाहे y बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का अंतर बोल दिया 26 है। प्रश्न से दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी के कितना गुना, देखिए तो 3 गुना है। यह पुनः समीकरण से लिए हम, पुनः प्रश्न से, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब लिखेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर, अब x का मान कितना है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से y चल गया तो कितना बचा, 2y बराबर y बराबर 26 बटा 2 से 26, 13 मरते हुए y का मान 13 आ गया। अब y का मान आपको 13 पता लग गया, तो समीकरण किस में, सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, x बराबर 3y। अब बताइए y का मान आपको कितना रखना है, तो 13
39 हो गया। तो हमसे पूछा ना कि उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा कि पहली संख्या कितना है 13 और दूसरी संख्या कितना निकाले y का मान 39। देखिए तो एक दूसरा से 13 गुना, दोनों का अंतर भी 26 है, हो गया। तो ये 5 नंबर वाला बड़ा इजी सवाल था, ये 2 नंबर में इसको होना चाहिए था, ये 5 नंबर का लायक है नहीं। ये देखिए बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, थोड़ा सा नया है और अलग टाइप का प्रश्न है, ठीक है। सारा सवाल LHS, MS और RHS 3 चीज दे रहा हूं। अब यहां पे देखो LHS का मान हमको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बोलेंगे कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर का तो फार्मूला होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। चलिए इसका तो हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, बोलो कॉसेक स्क्वायर ए होगा। अब हमको पता है कि सर सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला याद नहीं रखिए, एग्जाम समझिए चल गए सही काम से, खूब तरीका जान रहे को फार्मूला याद ही नहीं तो बनेगा आगे नहीं बनेगा, तरीका पता है फार्मूला ही नहीं पता है। तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला बताइए क्या होगा। अगर हम आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बटा होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है 1 बटा और कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, क्या होता है बोलो जल्दी। बोलिए, जब तक नहीं बोलिएगा नहीं बन पाएगा ये सब सवाल, ठीक है। 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए होता है। अब क्या कीजिए, अब हल हो गया और क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, आई गुना में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब ऊपर गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला है साइन बटा कॉस tan स्क्वायर ए। क्या LHS बराबर RHS आ गया, पहला तो लिख देंगे सर LHS बराबर RHS आ गया। चलिए जगह यहां नहीं है, अब हम किसको हल कर रहे हैं MS मिडिल साइड। तो MS क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan ए और 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस ही है, चलिए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हम पहले tan को हटा देंगे, tan और कॉट को हटा देंगे। तो tan और कॉट को हटाने के लिए क्या करना होगा बोलिए पहले आप, 1 है तो 1 माइनस, अब बताइए tan ए का फार्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी। 2 तरीका है, साइन में भी यहां से जा सकते हैं आप, और नहीं तो आपको रहने देना है, हमको tan में नहीं हिलाना है, छोड़िए डायरेक्ट बदल देते हैं। 1 माइनस कॉट ए का फार्मूला होता है 1 बटा क्या होता है कॉट ए का फार्मूला 1 बटा tan ए होता है, सर होता है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉट ए का फार्मूला 1 बटा tan ए में बदलिए, ठीक है। आपको पता है ना कि कॉट ए इंटू tan ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना जी। कॉट थीटा और tan थीटा का गुना करते तो कितना आता है 1 आता है।
तो यहाँ से फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो हम तो ये भी बोल सकते हैं कि सर कॉट थीटा का मान 1/tan A भी होता है और 1/tan का 1/cot होता है। निकल रहा है फार्मूला? तो वही पूछ रहा है कि कॉट A का फार्मूला क्या होगा, तो 1/tan हो जाएगा। आए बात समझ में? नहीं तो 1/tan यहाँ पे बना दीजिए, ऊपर वाला रहने दीजिए, स्क्वायर है याद रखिएगा, 1 - tan A और नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो tan A हो जाएगा। अब tan A से tan A गुना करेंगे तो यहाँ पे tan A माइनस इससे ही कट गया तो 1 बचा का होल स्क्वायर, 1 - tan A, 1 - tan A बच गया। और यहां पे कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan A बटा में 1 और ई ऊपर चल जाएगा tan, और ये नीचे चला आएगा tan A - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए आप, तो यहां क्या हो जाएगा tan A और यहां से गुना करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर A और नीचे सेम हो जाएगा tan A - 1 का होल स्क्वायर। अब यहां तो देखिए तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? tan A कॉमन ले लेंगे, माइनस tan A कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस, जब tan A कॉमन ले लिए तो यहां तो 1 बच गया, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस tan जब कॉमन निकाले तो -1 बचेगा। माइनस नहीं, प्लस tan नहीं निकाले हम, -tan निकाल लिए कॉमन, तो -tan जब कॉमन निकाले तो यहाँ पे +tan था तो यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, 2 गो tan था तो 1 गो tan बच गया होगा। अब बटा में क्या है? tan A - 1 ऊपर से होल स्क्वायर। एक स्टेप और इसका बच रहा है, ये चाहिए तो इसे काट सकते हैं। कैसे? इसको शुद्ध तरीका से लिख करके, चेंजिंग करके, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर tan पहले कर दीजिए, माइनस के बाद कर दीजिए, तो इससे कट जाएगा ना। tan A - 1 नीचे भी है और tan A - 1 ऊपर भी हो जाएगा, तो यहीं पे काट दें। चलिए एक स्टेप बढ़ाइए के काटेंगे, रुकिए। हाँ, क्या था यहाँ पे? माइनस tan, क्या ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं? tan A को पहले लिख देते हैं, अब A - 1 का पीछे, अब बटा में tan A - 1 है नीचे और सब पे स्क्वायर, इससे ही कट गया ना, तो क्या बचा? माइनस tan A का होल स्क्वायर। तो अब माइनस tan A का स्क्वायर कीजिए तो प्लस ना tan स्क्वायर A आएगा, हो गया। तो ई MS से भी क्या आ गया? RHS आ गया, तो लिख देखिए LHS बराबर RHS और फिर MS बराबर RHS, हो गया। तो इस हिसाब से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। इस सवाल को घर में कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपसे एग्जाम में बनेगा। और ध्यान रखिए कि त्रिकोणमिति के सवाल बहुत इजी होता है, लेकिन वो आपके अंडर में तभी आएगा जब फार्मूला याद है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में त्रिकोणमिति के एक भी सवाल ना छूटे, तो उसके लिए त्रिकोणमिति का फार्मूला एकदम अभी से लगातार रट जाइए एग्जाम आने से पहले। वो आपके फार्मूला आपके हाथ में है तो समझिए त्रिकोणमिति आपके हाथ में है। नहीं है तो फिर आप चाह कर बहुत जानते, तरीका जानते कैसे बनेगा, लेकिन फार्मूला की वजह से छूट जाएगा सवाल, ये ध्यान रखिएगा। और त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, 20 अंक का प्रश्न पूछता है। ये भी अपना माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर आप त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करके नहीं रखेंगे तो 20 नंबर छूट जाएगा एग्जाम में। इसलिए ध्यान रखना है कि हमको इसको मिनिमाइज नहीं करना है, लेस करके नहीं चलना है। लेस करके जाएंगे तो आपको बहुत कम नंबर आएगा। फिर चलिए, ये भी काफी इजी सवाल है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के, तो भाई कहीं तो भूमि होगा ना, मान लेते हैं भूमि है, ये भूमि है। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर क्या ऊंचा, ये क्या हो गया? 20 मीटर ऊंचा भवन। यहां लिख देना कि 20 मीटर ऊंचा क्या है, चलिए भवन है ये, ठीक है। भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर ये होता है, ये भवन का क्या है? शिखर है, जहां पे डॉट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, वो भवन का क्या है?
तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर क्या लगा है? एक संचार मीनार जो व्हाइट कलर का है, मतलब टावर बैठा दिए। भवन पर क्या बैठा दिए? टावर। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल देखिए ये वाला होता है, ठीक है। संचार मीनार के तल है और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 और कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। इधर कहीं बन रहा होगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये कितना डिग्री बन रहा है? बोलिए आप लोग, कितना डिग्री बन रहा है? और संचार के तल क्रमशः 45 डिग्री बन रहा है और शिखर से कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब इसको त्रिभुज बना दे हम, ए बी सी डी, ठीक है। हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार कौन है? एडी। एडी को क्या मान लेते हैं? एच। यहां नीचे लिख दें कि माना कि एडी मीनार है। एडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है? एच। और बीडी क्या है? एक भवन है। बीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। अब बनाना शुरू कर दीजिए। कौन सा त्रिभुज लीजिए? त्रिभुज BCD में, और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। क्या मान लेते हैं? नींद आ रहा है? BCD में। तो हमको दिया हुआ है लंब, निकालना है आधार। तो किसका फार्मूला? tan थीटा का। tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार होता है, मतलब BD बटा BC। और छोटा होगा? नहीं होगा। चलिए इधर अब बनाते हैं। तो अब बताइए tan थीटा, थीटा की जगह पर कितना दिया है? 45 डिग्री। और BD का मान 20 मीटर और BC का मान वही tan 45 का मान 1। अब 20 मीटर बटा y, तिरछा तिरछी गुना करें तो y बराबर 20 मीटर। y का मान कितना आ गया? ये भवन से जहां शिखर का और तल का उन्नयन कोण बन रहा है उसका दूरी कितना हो गया? 20 मीटर निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? पूरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में। तो tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, तो लंब कौन है? AB। अब आधार कौन है बउआ? BC ही है। तो tan थीटा की जगह पर कितना लेना है? 60 डिग्री। और AB का मान H प्लस 20 मीटर। अब BC का मान Y, लेकिन यहां ले लीजिए 20 क्योंकि 20 हमको पता लग गया। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 की 1 बटा √3 होता है। हमको ये बताइए। √3 होता है बराबर H प्लस 20 मीटर बटा 20। यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 20√3 बराबर H प्लस 20 मीटर। अब इसको इधर लेके चलाइए तो 20√3 माइनस 20 मीटर बराबर H। 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर H। लिख दिए कि अतः मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 है। और यहाँ √3 का मान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं 1.732 और गुना कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यह हो गया मीनार की ऊंचाई। लिख जाता है मीनार की ऊंचाई इतना ही है। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत? अगला सवाल बहुलक से रिलेटेड है। बहुलक के लिए कितना कॉलम चाहिए? 2 कॉलम। कितना कॉलम? तो चलिए हम 2 कॉलम ले लेते हैं। एक वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल कहां से कहां दिया है? 80 से 85 से 90 और 90 से 95 और 95 से 100, 100 से
105, 105 से और है 110 से 115 है आखिरी। चलिए बारंबारता है 33, यहां लिखिए पहले बारंबारता 33, 27, 85, 115, 155 है, 155, 110, 45 और 15। पहले बहुलक वर्ग चुनिए, कौन सा चुनिए? हाँ, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी बारंबारता अधिक होता है वह होता है बहुलक वर्ग। तो इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग 95 से लेकर के 100। और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला बोलते हैं f-1, इसको बोलते हैं f0 और इसको f1। सबका मान हो गया। अब यहां लिखिए l का मान बताइए 95 वर्ग। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को l बोलते हैं। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करते हैं? तो सबसे देखिए कि बारंबारता में सबसे अधिक कौन है, तो 155 है। सबसे बड़ा को चयन कीजिए, उसके सामने वाला बहुलक वर्ग होते हैं। तो इसमें जो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है l, ठीक है। उसके बाद i, मतलब इसकी लंबाई, तो कितना है लंबाई? 5 हो गया। मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, उससे i निकल गया। अब देखिए जो बहुलक वर्ग उसको सामने वाला लीजिए FO 155, ऊपर वाला हो गया f-1, कितना हो गया? 85। और ठीक उसका नीचे वाला आएंगे तो f1, वो कितना है? 110। अब यहां बहुलक वर्ग का फार्मूला लगाइए, बहुलक वर्ग। तो बताइए बाबू कि बहुलक वर्ग का फार्मूला क्या होता है? पहले तो आप l लिख दीजिए प्लस सीधा गुना में आइए i, ठीक है। उसके बाद f सेम नीचे लिखिए 2FO माइनस f-1 और लास्ट में एगो f1। अब मान रखिए l का मान कितना है? 95 प्लस सीधा आगे आ जाए i का मान 5। अब FO का मान 155 और f-1 का मान 85। फिर 2 गुने 155 माइनस 85 माइनस f1 का मान 110। अब कैलकुलेशन कीजिए, हाँ 95 अभी भी लिखिए, सीधा ये गुने में आई दीजिए। अब 195 में से 85 जाएगा तो बोलिए कितना घट के आएगा? 70 हो जाएगा। देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 15 में 60 गया तो 7 हो गया, 70 हो गया। देखिए 155 और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 155 दूनी 310, 310 में से 85 जाएगा। ये 310 में से 85 नहीं घटाओ, 110 घटाओ तो कितना बचेगा? 200 पूरा बचेगा। अब 200 में से 85 जाएगा तो 115। अब देखिए 5 से कट रहा है, अभी 5 से 115 कितना मरतबे? 23 मरतबे। कितना मरतबे कटा? अब 23 से 70 में क्या करना, आपको भाग देना है। तो 95 प्लस 70/23, 23 से हम 70 में भाग दें, कितना आएगा बोलिए? देखिए आएगा 3.04। अब जोड़ दिया तो 95 और 3 कितना हो जाता है? 98.04 आंसर हो गया। बताइए बहुलक में किसी को दिक्कत? तो ये था सारे का सारा आज 5 अंक पे आधारित प्रश्न, ठीक है। और ये 6 प्रश्न में से आप तय मान लीजिए कि 3 प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए हो सके 2 बार 3 बार जितना बार हो सके प्रयास कीजिए और घर में बनाइए सब सारे एक बार तो यहाँ उतारना ही उतारना है। सारे स्टूडेंट एक बार समझ लीजिए, एक बार यहाँ उतारिए, इसके बाद एक बार कॉपी बंद करके सिर्फ क्वेश्चन उतार के अपने से हल कीजिए। और जब आपसे अपने से हल हो जाता है तब वो प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दीजिए। नहीं हल होता है
अब दोबारा तिबारा जितना बार में वो हल होवे देख के फिर से बनाइए, फिर कॉपी बंद कीजिए, कुछ देर के बाद फिर से उसको बनाइए, तब जा करके आपसे ये सारे प्रश्न डीलिंग हो पाएगा एग्जाम में और टाइम मेंटेन कर पाएंगे आप। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब इसका हो गया सवाल क्लियर।